अगर उस वक्त मेरे पापा ने मुझे भी मारा या डांटा होता तो शायद मैं इतनी असफलता और सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया होता। शायद कहीं चोरी करता होता या कहीं पर जेल के किसी कोने में पड़ा होता। मेरी सारी सफलता और सिद्धि मेरे माता पिता के कारण ही संभव हो पाई। थॉमस एडिसन के बारे में आपने तो नाम सुना ही होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं हमारे। उनका कहना है, मेरी माँ को जब मैंने बहुत पहले ही खो दिया था, लेकिन फिर भी उसका असर मुझ पर जीवन भर रहा। मेरे बचपन में उसने मुझे जो तालीम दी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर मेरी माँ ने मेरे काम करने की सराहना न की होती या जीवन के सबसे मुश्किल वक्त में मुझ पर भरोसा ना दिखाया होता। देखना चाहे, शाम को मैं टीवी पर प्रोग्राम देख रहा था और मम्मी तो मुझे बार बार टोकते हुए कह रही थी कि पढ़ो पढ़ो, ऐसे टीवी देखकर डॉक्टर नहीं बन पाओगे। और शायद आप में से बहुत लोग बोलते भी होंगे अपने बच्चों को। हमारे व्यवहार को लेकर बच्चे के मन में कई सारे सवाल और विचार पैदा होते हैं। इस छोटे से बच्चे को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का हम एक भी अवसर नहीं देते। अरे लोग कहते हैं कि मेरे पापा पैसों के मामले में बहुत ही अमीर हैं, लेकिन आपको सच बात कहूँ, मेरे लिए वक्त निकालने के मामले में बहुत ही गरीब है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग, सॉरी वीडियो। तो आज का जो है हम वीडियो डाल रहे हैं फिलहाल, और वीडियो है पेरेंटिंग के ऊपर। आपको पहले बताया था मैंने कि पेरेंटिंग की एक बुक्स पढ़ रहा हूँ मैं, और जैसी वो बुक्स मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको उसका रिव्यू दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों मेरी ये बुक का रीडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो मैं सोचा कि उसके ऊपर आपको दूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है और क्या क्या चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं एज ए आप न्यू पेरेंट हैं जैसे कि। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं होती, आप कहीं ना कहीं सर्च करते रहते हो, खोजते रहते हो। तो वो इस बुक के माध्यम से हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पेरेंटिंग को लेकर, जिसको हम अपने जीवन में लाके सुधार कर सकते हैं। फिलहाल ये बुक्स लिखी किसने, इनके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। ये लिखी है परीक्षक जोबन पुत्र करके हैं, लाइफ मैनेजमेंट कोच भी हैं। इनकी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध हैं बुक्स। तो हमने अमेजॉन से मंगाई थी फिलहाल, और काफ़ी अच्छी रेटिंग आई इस बुक की, इसलिए हमने इसको पढ़ना चाहा। तो चलिए इसमें क्या क्या पॉइंट है एक एक करके बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या मिलेगा आपको देखने के लिए। माता पिता के लिए एक संदेश, एक मुलाकात, बच्चा क्या क्या सोचता है, बच्चे की साइकोलॉजी की समझ, लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, लॉ ऑफ एनकरेजमेंट, लॉ ऑफ डेवलपमेंट, लॉ ऑफ बेटरमेंट, लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, लॉ ऑफ मैनेजमेंट, लॉ ऑफ एडजस्टमेंट, एंड 12वें नंबर का है एक कबूलात। तो इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं दोस्तों, और एक एक करके हम इन चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है दोस्तों माता पिता के लिए एक संदेश। तो इसमें पहले चैप्टर में क्या लिखा है, हमारे बच्चे ईश्वर की ओर से हमें मिला उपहार है। अगर उस बच्चे की श्रेष्ठतम परवरिश की जाए तो ये हमारी ओर से ईश्वर को दिया गया उपहार होगा। तो मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया था इस चीज़ के बारे में कि ये जो बच्चा हमें जो मिला है ये सबको ही को नसीब नहीं होता है। एक भगवान के रूप में, भगवान हमें उपहार के रूप में देते हैं। तो हम इसके बदले में भगवान को क्या देते हैं, तो वो चीज़ है कि अगर भगवान ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमारे घर में कोई ऐसी नन्ही जान भेजी है जो हमारे भरोसे पे आई है, तो उसको हम क्या अच्छा दे सकते हैं, भगवान को क्या उपहार में दे सकते हैं उसके बदले में। तो यही सब चीज़ें हैं। तो इसके डिटेल्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऊपर में इन्होंने ओवरऑल लेआउट लिख दिया है। तो ये हो गया पहला चैप्टर। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस पुस्तक के दूसरे चैप्टर के बारे में, जो है एक मुलाकात चैप्टर का नाम। इसमें लिखा है, वी हैव गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड स्टूडेंट्स, इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइट वेल बट कांट ग्रो वेल। तो ये परीक्षित जी की खुद की इनकी राइटिंग है। इसको थोड़ा हम डीप से पढ़ते हैं, इन्होंने क्या लिखा है इसको व्याख्या करते हुए। तो बच्चों को लेकर माता पिता के सामने हर रोज़ कोई ना कोई समस्या आती है। बच्चों की प्रकृति स्थिर नहीं होती है, इसी कारणवश उनके अभिप्राय, नियम और अपेक्षाएं निरंतर बदलते रहते हैं। कई बार बच्चों का उपहार हमारी इच्छा से विपरीत होता है। जब ऐसा होता है तब हम अपने बच्चों को कुछ कहे डांटे बिना नहीं रह पाते। ऐसे समय पर हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हुए बच्चा हमारी बात सुनता ही नहीं। ऐसी समस्या के वक्त हम या तो सफल माता पिता या असफल माता पिता कहलाते हैं। माता पिता के इन दोनों रूपों के बीच हम अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का स्वप्न देखते हैं। बच्चों की ऐसी किसी भी समस्या के प्रति दोनों तरह के पेरेंट्स का व्यवहार होता है।
और उससे बच्चे के विचार और बर्ताव पर कैसा असर होता है वो हम आगे देखेंगे। इस पुस्तक में बच्चा, सफल माता पिता और असफल माता पिता, ऐसे 3 प्रमुख पात्र हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। तो पहला रोल है बच्चे का। दोस्तों, बड़े लोग मुझे बच्चा समझते हैं क्योंकि मैं छोटा हूँ। मेरी समस्या यह है कि मेरे मम्मी पापा समस्याग्रस्त हैं। मैं इसलिए हैरान हूँ क्योंकि वो हैरान हैं। मैं इस दुनिया में शरारतें करने, परीक्षा में नापास होने या मम्मी पापा को परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं तो इस दुनिया में नया हूँ। इस दुनिया के बारे में मुझे क्या पता। मुझे तो जो ठीक लगे वैसे बर्ताव करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे मम्मी पापा लोगों को जो अच्छा लगे ऐसा ही व्यवहार क्यों करते हैं। जाने दीजिए, वो उनकी समस्या है। अरे, लोग कहते हैं कि मेरे पापा पैसों के मामले में बहुत ही अमीर हैं, लेकिन आपको सच बात कहूँ, मेरे लिए वक्त निकालने के मामले में बहुत ही गरीब हैं। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि वो मेरे साथ खेलें और मेरे लिए वक्त निकालें। तो दोस्तों, ये जो आवाज़ थी, ये बच्चे की आवाज़ थी कि बच्चा माता पिता से क्या एक्सपेक्ट करता है। आपके पास धन दौलत कितनी भी रहने दीजिए दोस्तों, यदि आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं तो आपके पास कोई धन दौलत नहीं है। उसको आगे क्या दे रहे हैं आप रिटर्न में? कुछ नहीं। आगे चल के आपके खिलाफ उसके मन में नफरत हो जाएगी। दोस्तों, अपनी समय रहते पहचानें अपनी चीज़ को, बच्चे के क्या नीड्स हैं। अभी आपको छोटे में उसकी धन दौलत नहीं चाहिए, खाली उनको आपका समय चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो सके उसको समय ज़रूर दें अपने बच्चों को। तो चलिए आगे की बात करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं असफल माता पिता कौन होते हैं। तो आज स्पर्धा के इस युग में जीवन निर्वाह के साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी वक्त निकालना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्पर्धा के इस दौर में टिकने के लिए सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक काम करना पड़ता है। ऐसे हालात में बच्चों के लिए वक्त कैसे निकालें? अगर बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या हुआ? उन्हें महंगे महंगे कोचिंग क्लासेस और स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं, फिर भी वो हमारी अपेक्षाओं से कम मार्क्स से पास होते हैं। चलो ठीक है, वो अपना नसीब अपने साथ ही लेकर आए हैं, और वैसे भी अपने नसीब से ज़्यादा किसी को कहाँ कुछ मिलता है। इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मानो टीवी वालों ने तो बच्चों को बिगाड़ने की होड़ लगा रखी है। अगर उसे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं तो कहता है मेरा इतना प्रोग्राम पूरा होने के बाद पढ़ूंगा। अगर मेरे किसी काम में मदद के लिए कहता हूँ तो कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। मेरा कहा तो बिल्कुल नहीं मानता। भगवान जाने मेरी भावनाओं को वो कब समझेगा। ये पता कि दोस्तों किसके बोल हैं जो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ? ये असफल माता पिता के। असफल माता पिता क्या सोचते हैं, ये उनकी सोच है। अपनी ऐसी परिस्थिति के लिए अपने बच्चे से ज़्यादा जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अपने बच्चे की सारी समस्याओं का मैं ऐसे समाधान हूँ कि उसका कोई अच्छा हल नहीं निकलता या उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए मेरा नाम असफल माता पिता है। अपने बच्चे की शिक्षा और परवरिश में मुझसे जो भूलें हुई हैं उन सबको आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने हमारी भूलों के कारण सुख शांति, बच्चों का बचपन, उनका प्यार, भावनाएं आदि बहुत कुछ खोया है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप लोग इन भूलों से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी असफल माता पिता की सोच और उनकी बातें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सफल माता पिता की। सफल माता पिता क्या सोचते हैं? माता पिता बनने के बाद उसमें से सफल माता पिता बनना गौरव की बात है। बच्चा तो कमल जितना कोमल, प्रेम जितना पवित्र और सत्य जितना सनातन है, लेकिन परवरिश की मनोवैज्ञानिक पद्धति के ज्ञान के अभाव में हम उसे वैसा नहीं बना सकते। तो उसमें किसकी गलती है? हम उसे जितना चाहिए उतना प्यार और वक्त देंगे, ऐसा हम पर भरोसा करके कुदरत ने उस छोटे से बच्चे को हमारे पास भेजा है। कुदरत के इस भरोसे को हम कैसे तोड़ सकते हैं? मैं हमेशा बच्चे के व्यवहार को नहीं पर उसके मन को देखने का प्रयास करता हूँ। उसकी गलती सुधारने से पहले मैं अपनी गलती सुधारने का प्रयास करता हूँ। उससे अच्छी शिक्षा देने से पहले मैं अपने आप को शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ। और इसलिए अन्य सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से काफ़ी आगे है। फिर भी वेदू रुक जाओ यार। फिर भी पढ़ाई के लिए उसे कभी कुछ कहना नहीं पड़ता। पढ़ाई का महत्व तो वो समझता है, इसलिए उसे टीवी देखने पर रोकना नहीं पड़ता। स्कूल से उसकी कोई फरियाद नहीं आती। होमवर्क में भी वो नियमित है, इसलिए उसे कभी डांट फटकार नहीं पड़ती। उसकी मार्कशीट देखकर मैं खुश होता हूँ। बर्ताव व्यवहार में भी वो A ग्रेड है, इसलिए उस पर कभी गुस्सा नहीं करना पड़ता।
बड़ों की सारी बातें वो मानता है, इसलिए तो उसे अनुशासन की नोक सुभानी नहीं पड़ती। बच्चों को जीवन में कामयाब इंसान बनाने के लिए हम सफल माता पिता बने हैं। बच्चे की परवरिश और शिक्षा के लिए इस नई पद्धति को अपना के हम सब खुश हैं। इस पद्धति का इस पुस्तक में दृष्टांतों के साथ वर्णन किया गया है। उसे अपनाकर आप भी खुशहाल बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। तो चलिए दोस्तों, ये फिलहाल दूसरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉइंट 3 की, बच्चा क्या सोचता है। तो ये तीसरा चैप्टर है। तो हमारे व्यवहार से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उसके विचारों से हमें बहुत कुछ सीखना है। तो ये लेखक परीक्षित जोबनपुत्र जी का लेखन है। अब इनको थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं, बच्चा क्या सोचता है, तो उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है। हमारी ज़्यादातर समस्याएं इंसान के बर्ताव व्यवहार से जुड़ी हैं। हमारे लोगों का जो व्यवहार हमारी इच्छा और अपेक्षाओं से विपरीत होता है, वो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करता है। हर समस्या अपने साथ दुख दर्द लेकर आती है। होमवर्क ना किया हो, झूठ बोले हो, कुछ तोड़ फोड़ की हो, बच्चे के ऐसे व्यवहार से हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे वक्त पर बच्चे को व्यवहार से समझाकर, उसे डांट कर या कोई सज़ा देकर हम अपने दुख को उसके सामने अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन कई बार हमारे व्यवहार उसकी इच्छा अपेक्षाओं से विपरीत होने पर वो भी दुखी होता है। हमारे व्यवहार को लेकर बच्चे के मन में कई सारे सवाल और विचार पैदा होते हैं। इस छोटे से बच्चे को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का हम एक भी अवसर नहीं देते, इसलिए उसके दिमाग में कोई ना कोई विचार तो चलता ही रहता है। सफल माता पिता के रूप में बच्चे के विचारों को जानना, समझना, सोचना और स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चा क्या सोचता है, अब उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बच्चे के विचारों को प्रश्न के रूप में लिख रहा हूँ। बच्चे के प्रश्नों पर आपके विचार करना है, आपको विचार करना है कि वो क्या सोच रहा है। मेरे लिए वक्त क्यों नहीं निकालते, बच्चा आपसे सवाल कर रहा है। मम्मी तू पूरा दिन घर का काम करती है, अखबार पढ़ती है, टीवी देखती है, किट्टी पार्टी में जाती है। मैं तुझे जब अपने साथ खेलने के लिए कहता हूँ, तब तू बेटे बॉबी डॉल के साथ खेलो जाओ, मेरी प्यारी बिटिया कहकर चुप करा देती है। मम्मी मेरी बड़ी बहन को भी तू ऐसा ही कहती थी, वो तुम्हारे साथ खेले बिना ही बड़ी हो गई, तो क्या मैं भी तेरे साथ खेले बिना, तेरे प्यार दुलार और ऊष्मा पाए बिना ही बड़ी हो जाऊं? बताओ ना मम्मी, तुम साथ कब खेलोगी? पापा आपके ऑफिस बेजान है, आपके बॉस आपके कोई रिश्तेदार ना है, आपके बुढ़ापे में वो आपको रिटायर कर देंगे, फिर भी आप अपना पूरा दिन वहाँ बिताते हो। आपका प्यार तो मेरे लिए जान जैसा है, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। आपके बुढ़ापे में भी हम आपके साथ ही रहेंगे, तो फिर आप मेरे साथ खेल के लिए एक या आधा घंटा भी नहीं बिता सकते क्या? मम्मी पापा आपको अपने नौकरी या धंधे से वक्त ना मिलने के कारण आप हमें बेबी सीटर या हॉस्टल में भेज देते हैं। ऐसा करके आप हमसे हमारा बचपन और आपके प्रति हमारे प्यार को भी आप हमसे छीन रहे हैं। आपके बुढ़ापे में हम हमारी नौकरी या धंधे से वक्त ना मिलने पर आपको वृद्धाश्रम भेज देंगे, तो आप ही कहेंगे कि देखो हमारे बेटों को जमाने की हवा लग गई है, अपने सगे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहा है। लेकिन मम्मी पापा ये रंग और हवा आपने ही हमें लगाए हैं। प्लीज़ पापा हमारे लिए थोड़ा वक्त निकालिए ना। मैंने कभी आपसे पूछा कि आप कौन हैं? व्यापारी हो या व्यवसायी हो, इंजीनियर हो या अधिकारी हो, वकील हो या डॉक्टर हो? शायद ऐसा कुछ ही कहने को सब अभिमान में आप भूल जाते हैं कि आप अब हमारे माता पिता भी हैं। आपने जैसे एक कामयाब डॉक्टर, बिजनेसमैन या व्यापारी बनने का ध्येय रखा है ना, जैसे मुझे ज़्यादा मार्क्स लाकर सफल विद्यार्थियों बनने के लिए कहते हैं, वैसे ही आपने मुझे अपना ज़्यादा वक्त देकर एक सफल माता पिता बनने का ध्येय अपने सामने क्यों नहीं रखा? ये आपसे दोस्तों सवाल कर रहा है बच्चा। जागो पेरेंट जागो, मुझे डांटते क्यों हैं? बच्चा आपसे सवाल कर रहा है। आज खाना खाते खाते मुझसे दाल चावल नीचे गिर गए तो आपने मुझे डांट दिया। क्या आप जब छोटे थे तो आपसे कोई चीज़ नहीं गिरती थी? आपने मुझे डांट दिया, उसके बदले अगर मुझे शांति समझाया होता तो? मैं स्कूल से लेट आया, आपने पूछा घर आने में देर क्यों हुई? मैंने सच बोलते हुए आपसे कहा कि स्कूल से छूटने के बाद हम सब दोस्त खेल रहे थे, हमें झूठ बोलना नहीं आता है। उस वक्त मम्मी तुमने मुझे कितना डांटा था, मुझे आवारा भी कहा था, कोई बात नहीं। दूसरे दिन लेट होने पर मैंने आपसे कहा कि कंपटीशन की तैयारी करनी थी, तो मैं स्कूल में ही झूठ बोलना आपने ही सिखाया, और आपने कहा बेटे थक गया होगा, चल हाथ मुँह धो ले, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मजबूर किया। जिस दिन आपको पता चला कि मैं किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था, तब आप गुस्से से लाल पीले होकर मुझ पर बरस पड़े। मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसे झूठ बोलना मुझे किसने सिखाया। लेकिन मम्मी, मैं सही जवाब कैसे देता? अगर कहूँगा कि आपने सिखाया है तो आप मुझे और ज़्यादा पीटोगे। मुझे बताइए ना कि ऐसे मुझे डांट फटकार करना आप कब बंद करोगे? मम्मी पापा, मेरे विचार जानकर अगर आपको दुख होता है तो सॉरी, लेकिन आप हमें डांट फटकार क्यों करते हैं? कहा जाता है कि खेलना मस्ती करना हमारी प्रकृति है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि जब आप सबसे कहते फिरते हैं कि मेरा बेटा शरारती है और वो बहुत ही शरारत और धमाल करता है, लेकिन ये सच बात नहीं है। जब आपके साथ खेलने का, हंसने का, मौज मस्ती करने का अवसर नहीं मिलता, तभी हम धमाल मस्ती करते हैं। धमाल करके हम आपका ध्यान हमारी ओर खींचना चाहते हैं। हमें पता नहीं था कि आप हमारी ओर अपना ध्यान देने के बदले हमें डांटोगे या 2 थप्पड़ लगा दोगे। बच्चा जब धमाल मस्ती करता है, तब उसे आपके वक्त की, आपके प्यार और ऊष्मा की ज़रूरत होती है। वो धमाल मस्ती करके आपको सिग्नल देता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे हो। अपनी जिम्मेदारी निभाने के बदले हम नासमझ उन्हें डांटते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं। सचमुच ये छोटे बच्चे कितने समझदार हैं और हम समझदारी के पुतले कितने नासमझ हैं। आइए ना मम्मी पापा, आप भी हम जैसे बन जाइए ना, हंसिए खेलिए। और हाँ, आप हमें इतनी डांट फटकार क्यों करते हैं, जबकि ये डांट फटकार कब बंद होगी, बताइए ना। जागो पेरेंट जागो, मुझे बार बार क्यों टोकते हो? ये किसके बोले मालूम है? आपका बच्चा आपसे बोल रहा है। तो और अभी आगे सुनिए उसके क्या क्या सवाल हैं और आप उनके सवालों को क्या क्या अनसुना कर देते हैं। तो सबसे पहला एक ये है, अभी जो हर घर में जो रिलेटेड है ना, आप अपने आप को आप रिलेट कर पाएंगे देखना चाहे। शाम को मैं टीवी पर प्रोग्राम देख रहा था और मम्मी तो मुझे बार बार टोकते हुए कह रही थी कि पढ़ो पढ़ो, ऐसे टीवी देखकर डॉक्टर नहीं बन पाओगे। और शायद आप में से बहुत लोग बोलते भी होंगे अपने बच्चों को। आपकी बात सच है मम्मी कि टीवी देखकर डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन डॉक्टर टीवी तो देख सकते हैं ना। अगर वो देख सकते हैं तो मैंने क्या अपराध किया है? मम्मी तू रात को अपना सारा काम काज छोड़कर अपनी सीरियलें देखने के लिए बैठ जाती है। सारे काम सीरियल के बाद ही करती है ना। पापा घर आते हैं पर तेरा सीरियल चल रहा हो तो उन्हें खुद खाना लेना पड़ता है। मम्मी तू सीरियल के लिए अपने सारे काम छोड़ सकती है, मैं तो सिर्फ किताबें पढ़ना ही छोड़ता हूँ और उनमें से तेरा टोकना तो चलता ही रहता है। आपने कभी अपने गलती पर खुद को टोका है? तो फिर हमारी गलतियों पर हमें क्यों कब टोकना बंद करेंगे आप लोग? ये आपका बच्चा आपसे सवाल कर रहा है और भी सारे सवाल हैं, आप सुनते जाइए बस। मैंने कहा आज मुझे होमवर्क करने का मन नहीं है। इतना सुनते ही तेरा और पापा का कैसेट शुरू हो गया। लेकिन मम्मी रविवार के दिन तुझे रसोई बनाने का मूड नहीं होता है तो हम सभी बाहर खाना खाने नहीं जाते, तब तो मैं तुम्हें नहीं टोकता। और पापा किसी दिन आपको भी ऑफिस जाने का मूड नहीं होता तो मम्मी आपके ऑफिस में फ़ोन करके कह देती है कि आपके भाई साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आज वो ऑफिस नहीं आ पाएंगे। आप तो बड़े हैं, समझदार, और जिम्मेदारी का मतलब क्या है वो भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने काम से बोरियत महसूस होने पर आप उस काम से दूर भागते हैं। और फिर भी आपसे ऐसा ही सीखेंगे ना। आपकी इस गलती पर मैं आपको कुछ कहूँ तो आपको अच्छा लगेगा? ये बच्चा आपसे बोल रहा है, बताइए। तो फिर आप मुझे ही क्यों बार बार टोकते हैं? जागो पेरेंट जागो, ये आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों बार बार। मुझे मारते क्यों हैं? अभी बहुत से लोग पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों को हमेशा मारते रहते हैं, छोटी छोटी गलतियों में भी मारते रहते हैं। तो उसके लिए भी देखो उसके कितने सारे क्वेश्चंस हैं। पापा कल हम रोड क्रॉस कर रहे थे तब मैंने आपका हाथ पकड़ रखा था। आप तेज़ गति से चल रहे थे, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा पीछे रह गया था। इतने में स्कूटर वाले अंकल से टकराते टकराते बच गया और आपने मुझे समझ में आता है या नहीं, साथ नहीं चल सकते क्या कह के 2 थप्पड़ लगा दिए। उस अनजान अंकल ने भी आपको मुझे मारने से रोकते हुए कहा था, छोटा बच्चा उसे मत मारिए। अरे पापा, अगर मुझ में इतनी समझदारी होती तो मैं आपका हाथ पकड़ कर क्यों चलता? पापा आपको धीरे धीरे चलना नहीं आता क्या? आप तेज़ चले उसमें मेरी भी गलती है और ऊपर से मार भी मिले, ऐसा क्यों है? आप मुझे मारना कब बंद करोगे? एक मासूम की आवाज़ है दोस्तों, और बहुत मन से सुनना। आप जो ये गलती करते हो ना, शायद आप ये गलतियां बंद कर दोगे सुनने के बाद। कुछ दिनों पहले सब्जी मंडी के पास किसी बाइक वाले अंकल ने मम्मी को टक्कर लगा दी थी। तब आप उस बाइक वाले अंकल से लड़ रहे थे, ओए देखकर नहीं चल सकते क्या?
उस वक्त तो आपने जैसे मुझे 2 थप्पड़ लगाई थी, वैसे मम्मी को क्यों नहीं मारी? मम्मी को भी डांटना था ना कि इतनी बड़ी होने पर तुझे रोड क्रॉस करना नहीं आता। मम्मी पापा आप बड़े हैं, फिर भी आपसे गलतियां होती हैं, तो फिर मुझसे तो गलतियां हो सकती हैं ना। जैसा मेरे साथ हुआ था ठीक वैसा ही मम्मी के साथ भी हुआ, फिर भी आपने सिर्फ मुझे ही मारा था, ऐसा क्यों? वो इसलिए ना कि मैं छोटा हूँ। मम्मी मुझे फटाक से क्यों मारा था? अभी तक मुझे दर्द हो रहा है। सुबह पापा के साथ तेरा झगड़ा हो गया, मैंने देखा था कि पापा तुझे डांट रहे थे, तू भी काफ़ी गुस्से में थी। पापा बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। आखिर तुमने अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारते हुए मेरी छोटी सी गलती के लिए मुझे पीट दिया। मैं क्या किसी धोबी घाट का पत्थर हूँ जो चाहे बजाए जा रहा है? मम्मी अगर स्कूल में मेरी टीचर मुझे डांटे या मुझे सज़ा करे और मुझे उस पर गुस्सा आता है, तो क्या मैं उसे तुझ पर उतार दूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर घर आकर मैं तुझे पीट दूँ तो बेचारे की जान के लाले पड़ जाएंगे। तुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो तुमने मुझे क्यों मारा? ये मेरे सवाल हैं, ये बच्चा आपसे कर रहा है। पापा पिछली रात को मैरिज रिसेप्शन में हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मस्ती की, लेकिन आपको मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपने घर लौटते वक्त गाड़ी में मुझ पर गुस्सा किया। घर पहुंचते ही मुझे पीट दिया था। वो आपको याद है ना? पापा आपको मेरा कोई बर्ताव या व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो आपने मुझे पीट दिया। अगर आपको मम्मी का कोई बर्ताव या व्यवहार अच्छा लगेगा तो क्या आप उसे भी मारेंगे? ऑफिस में अपने बॉस का कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा तो क्या उन्हें भी मारेंगे? नहीं ना। तो फिर मुझे ही क्यों मारते रहते हैं? मैं गणित में फेल हुआ, रिजल्ट देखकर मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ रसीद के कसते हुए कहा, देख गधे, तेरा रिजल्ट गणित में तू नापास हो गया है। आपकी बात सही है कि मैं परीक्षा में गणित जैसे एक विषय के पेपर में फेल हुआ हूँ, लेकिन इसके लिए आपने मुझे थप्पड़ लगाया, साथ ही मुझे गधा भी कहा, वो अलग से। लेकिन मम्मी पापा, आप लोग तो कामयाब पेरेंट बनने के सारे विषयों में फेल हुए हैं, फिर भी मैंने आपसे कुछ कहा है क्या? और ऐसे मानने से मैं गणित विषय में पास थोड़ी हो जाऊंगा। ये मेरी समझदारी या बुद्धि बढ़ जाएगी। अगर ऐसा ही होता तो कुम्हार का गधा सबसे बुद्धिमान होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार वही खाता है दिन में। मुझे भाषण देने में और मानने में आपने जो वक्त बिगाड़ा, उतने वक्त में अगर जो चैप्टर मुझे नहीं आता था वो सिखाया समझाया होता तो मैं आने वाली परीक्षा में ज़रूर पास हो जाता। देर हो जाए इससे पहले, जागो पेरेंट्स जागो। चैप्टर 3 तो अभी कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर 4 में है बच्चे की साइकोलॉजी की समझ। तो परीक्षित जोबन पुत्र जी का कहना है, जिन्होंने ये राइटिंग लिखी है, मतलब बुक लिखा है, आपको बच्चों जैसा बनना है तो ज़रूर बने, लेकिन बच्चे को अपने जैसा बनाना छोड़ दीजिए। ये एवरी पेरेंट्स को बोल रहे हैं, माता पिता को बोल रहे हैं। काफ़ी समय पहले एक इंसान का टीवी पर इंटरव्यू आया था। इस इंसान को मगरमच्छ के साथ तैरने का अजीब सा शौक था। उससे पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उसने बताया था कि अगर एक बार मगरमच्छ के मानसिक व्यवहार का आपको पता चल जाए तो उसके साथ तैरने में कोई खतरा नहीं है, उसके साथ तैरने का मज़ा भी आएगा। आश्चर्य में डालने वाली ये बात बिल्कुल सच्ची है। कई पंछियों को मगरमच्छ के खुले मुंह से उसके दांत में रहा खाना निकालते हुए आपने देखा होगा। मगरमच्छ की मानसिकता को समझकर कोई इंसान अगर आपके उसके साथ तैर सकता है या पंछी मगरमच्छ के मुंह से अपना खाना निकाल सकता है, तो हमें सिर्फ अपने बच्चों के साथ काम निकालना है दोस्तों। मान लीजिए कि आप किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं, अंदर जाते ही टेबल या कुर्सी जैसी किसी चीज़ से आप टकरा जाते हैं, तो इसमें टेबल या कुर्सी पर गुस्सा होने का क्या मतलब है? आप टकरा गए क्योंकि कमरे में अंधेरा था। ठीक उसी तरह हमारे आंतरिक अनजाने कारण जब हमारे विचार और मत बच्चों से टकराते हैं तो बच्चों पर गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश करने की ज़रूरत है। जब बच्चा हमारी मर्जी के खिलाफ कोई व्यवहार करता है तब हम उसके इस व्यवहार को दबाने का प्रयास करते हैं। बच्चे को समझाने से, डांटने से या उस पर हाथ उठाने से भी वो नहीं सुधरता। उसका व्यवहार तो चालू ही रहता, क्योंकि उसका व्यवहार पेड़ पर लगे फल की तरह है। एक बार उतार लेने पर वो समय चलते फिर से उग आएगा, फिर से तोड़ेंगे फिर से उगेगा। बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए हमें उसकी पोषक दाता जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ तभी हमें उसके व्यवहार में बदलाव या परिवर्तन ला सकते हैं। अब व्यवहार, रौनक पढ़ाई छोड़कर टीवी देख रहा है। मान लो आपका बच्चा है, उसका नाम रौनक है और पढ़ाई छोड़ के टीवी देख रहा है, तो उपाय इसका क्या हो सकता है? असफल माता पिता क्या करेंगे? उसके इस व्यवहार पर
वॉर करते हुए टीवी बंद कर देते हैं, उसे डांटते हैं। कुछ शर्म है? एक हफ्ते बाद परीक्षा, चलो पढ़ने बैठ जाओ। अगर टीवी ना देखें तो हमारे राजकुमार को खाना हजम नहीं होता है। ऐसी दो चार कड़वी बातें सुनाते हैं और आखिर में उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, जाओ तो। असफल माता पिता बच्चे के इस व्यवहार को सुधारने के लिए उसके इसी व्यवहार को रोकने का प्रयास करते हैं। वो पेड़ से फल के काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फल तो वक्त रहते फिर से उगाता है। पापा घर से बाहर निकले नहीं कि टीवी फिर से चालू हो जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से हमारी गिनती का नाकामयाब पेरेंट्स में होती है। मतलब आप किसी बच्चे को ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवा रहे हो, उसको रीज़न नहीं दे रहे हो कि ऐसा क्यों करना है। मतलब टीवी बंद करना है तो उसका कारण नहीं बता रहे हो ना तुम, उससे कनेक्ट नहीं हो तुम। फिर देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। श्रेयस कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन लेक्चर भरने के बदले वो लड़कियों के साथ घूमता रहता है। तो उपाय क्या है? इसका हल निकालने के लिए असफल माता पिता उसके कॉलेज जाएंगे और कॉलेज के प्रोफेसर को कहकर लेक्चर भरना उसके लिए कंपलसरी करवाएंगे। उसे बाइक के बदले बस से कॉलेज भेजेंगे। अगर लेक्चर ना भरे तो उसे किसी सज़ा की धमकी देंगे। क्या लगता है आपको, क्या इस तरह से बच्चा सुधर सकता है? ऐसा करने से तो शायद उसके मन में हमारे प्रति गुस्सा पैदा होगा, बदले की भावना पैदा होगी। शायद वो लेक्चर भी भरेगा, पर क्या उसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा? वो तो लड़कियों के साथ घूमने का कोई और रास्ता ढूंढ लेगा। ऐसे हालात में बच्चे टीवी उसके दोस्त या कॉलेज के लेक्चर से कहीं ज़्यादा हम पेरेंट्स का दोष देते हैं। यहाँ पर भी हम अपने बच्चे के व्यवहार को सुधारने के लिए उसके उस व्यवहार पर वार करते हैं, लेकिन हमारा यह तरीका बिल्कुल असफलता और मूर्खता पूर्ण है। आपको लगता है होगा कि अब मैं अपने बेटे बेटी की व्यवहार सुधार करने के लिए क्या करूं? क्या उसे टीवी देखने दूं? क्या उसे लड़कियों के साथ घूमने दूं? आपके इन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सरल है। इसके लिए हमें उसकी जड़ों तक जाना होगा, जहां उसके इस व्यवहार को विकसित होने के लिए पोषण मिलता है। हमें उस पोषण को ही रोकना है। अगर ऐसा होगा तो उसके व्यवहार रूपी फल अपने आप झड़ जाएंगे। इस बात को हम कुछ दृष्टांतों के साथ समझते हैं। परीक्षित जोबन पुत्र का कहना है, किसी घटना के साथ हमारी भावनाएं जुड़ती हैं, तब वो हमारी मान्यताएं बनती हैं। हम अपनी इसी मान्यता के आधार पर अच्छा बुरा व्यवहार करते हैं। जैसे घटना है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्कूल में रिसेस का वक्त है। राहुल के ग्रुप के सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं। बातों ही बातों में वो ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं, हमारे मम्मी पापा हमारा ख्याल क्यों रखते हैं। के बीच अच्छा संवाद हो रहा था। किसी ने कहा उन्हें ऐसा करने के लिए भगवान ने कहा होगा, तो किसी ने कहा शायद हम उन्हें अच्छे लगते हैं इसलिए, तो किसी ने बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा नहीं नहीं, वो तो पैसों के लिए हमारा ख्याल रखते हैं। सभी उसकी ओर देखने लगे। उस बच्चे ने आगे कहा, देखो अभी तो हम सब छोटे हैं, जब हम बड़े होंगे तब वो बूढ़े हो जाएंगे। उस वक्त हम उन्हें संभालेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उन्हें ज़रूरत हो तब पैसे दें, इसलिए वो अभी हमारा ख्याल रखते हैं। हमारे मम्मी पापा बड़े स्वार्थी हैं। सभी लोग भौचक्के रह गए। एक सन्नाटा छा गया। सभी बच्चे उस बच्चे की बात से सहमत हुए। इतने में ही रिसेस ख़त्म होने की घंटी बजी। ये घटना थी। अब भावना, राहुल घर आकर सोचता है कि पापा मम्मी को कितने पैसे देते हैं, ये पैसे क्यों देते हैं, सब कुछ ध्यान से देखता है। रात को राहुल अपने कमरे में सुनून बैठा है। उसकी मम्मी पीछे से आकर उसे गुदगुदी करती है। थोड़ी देर में बातें करते हैं, फिर भी राहुल का चेहरा उसे उदास लगता है। उसको खुश और प्रोत्साहित करने के लिए उसकी मम्मी ने उसे कहा, बेटे तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने से बहुत सारे पैसे मिलते हैं और डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी होगी। बस इतनी बात कहने के बाद मम्मी तो घर की साफ सफाई के काम में लग गई। अपनी मम्मी के प्रति सभी बच्चों को ज़्यादा प्यार होता है, यह स्वाभाविक बात है। स्कूल में उस बच्चे की कही बात के साथ राहुल ने मम्मी की डॉक्टर बनने और ज़्यादा पैसे कमाने की बात का अनुसंधान कर दिया। अब मान्यता, किसी भी घटना के साथ हमारी भावनाएं जोड़ने से हमारी मान्यता बन जाती है। यहाँ पर भी राहुल के मन में मम्मी पापा पैसों के लिए ही मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे प्यार नहीं करते, ऐसी मान्यता बन गई। किसी भी घटना के साथ हमारी भावनाएं जोड़ने से वो हमारी मान्यता बन जाती है। यहाँ पर भी जो राहुल के मन में मम्मी पापा पैसों के लिए मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे प्यार नहीं करते, ऐसी मान्यता बन गई है राहुल के मन में। मैं डॉक्टर बनकर ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तो उन्हें भी अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ऐसे विचार करते करते वो सो गया। इस तरह की नकारात्मक मान्यता उसके दिल में, दिमाग में घर कर गई।
अब व्यवहार, दूसरे दिन वो स्कूल से लौट कर आया, मम्मी ने उसके लिए खाना परोसा, वो खाना खाकर तुरंत ही अपने कमरे में चला गया। मम्मी खाली थाली उठाई तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ एक कागज़ रखा था, जिसमें लिखा था, मम्मी आप पैसों के लिए मेरा ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं जो भी काम करूँगा उसके आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मेरा बिल इस तरीके से, दूध लेने गया 2 रुपये, कमरा साफ़ करने में मदद की 5 रुपये, खाना बनाने में मदद की 10 रुपये, कपड़े इस्त्री करवाने गया 2 रुपये, 19 रुपये मुझे लेने आपसे। तो असफल माता पिता, ये था बच्चे का व्यवहार। असफल माता पिता उसके इस व्यवहार को ही सीधा बंद करने का प्रयास करेंगे, उसे डांटते हुए कहेंगे, बड़ा आया पैसे लेने वाला, आने दे तेरे पापा को, आज तो तेरी खैर नहीं है। मानो पापा बच्चे को डराने का साधन हो। पूरे दिन तुम्हारे लिए नौकरानी बनी रहती हूँ, मैंने कभी तेरे से पैसे मांगे? बता किसने तुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है, किसने तुझे पैसे मांगना सिखाया, बता बता। और ज़ोर से बच्चे के गाल पर एक थप्पड़ रसीद होती है। आखिर मम्मी और पापा दोनों दुखी हो जाते हैं, शाम को पापा भी दुखी होंगे। तो ऐसे होते हैं असफल माता पिता। परिणाम, असफल माता पिता कभी भी सफल परिणाम नहीं पा सकते। बच्चा सोचेगा मेरे दोस्त सच ही बोल रहे थे, मम्मी पापा को पैसों से ही प्यार है, सिर्फ 19 रुपयों के लिए मुझे थप्पड़ लगा दी। मम्मी पापा कितने स्वार्थी हैं। पेरेंट्स के द्वारा ऐसी गलत तरीका अपनाने से बच्चा सुधारने की बात तो दूर रही, वो पेरेंट्स से नफरत करने लगता है और उनके साथ साथ असलामती महसूस करता है, मतलब उनसे सलामती महसूस नहीं करता। वो प्यार और ऊष्मा पाने के लिए किसी गलत रास्ते पर चलता है। इसलिए माता पिता ऐसा व्यवहार करने से पहले सावधान। अब सफल माता पिता क्या होते हैं उसमें, तो सफल माता पिता बच्चे के व्यवहार को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। एक सफल माता पिता होने के नाते मम्मी ने उसे डांटा नहीं या उस पर गुस्सा नहीं किया, उसने वो चिट्ठी अपने पास रख ली, ठंडे दिमाग से उस बारे में सोचा। उसे लगा कि मेरे बच्चे के दिमाग में ऐसी मान्यता घर कर गई है कि हम सिर्फ बच्चों के लिए ही उसका ख्याल रखते हैं, उसे बड़ा करते हैं। तो अगर वहीं पे दोस्तों, ये तो होगी सफल माता पिता, तो वो क्या करते हैं, अभी देख सफल माता पिता, अभी असफल माता पिता का आपको बताया मैंने। अब सफल माता पिता जो मम्मी रहेगी ना, वो क्या बोलेगी, राहुल को जब खाना खाने बैठा था, मम्मी उसके खाने की थाली के पास एक बिल रखा जिसमें लिखा था, तेरे कपड़े धोने के 0 रुपये, तेरे कमरे की सफाई के 0 रुपये, तुझे तैयार करने के 0 रुपये, तेरे लिए खाना पकाने के 0 रुपये, तुझे स्कूल छोड़ने के 0 रुपये, कुल मिलाकर 0 रुपये। अभी देखो राहुल ने बिल बना के दिया था 19 रुपये का, मैं इस्त्री वगैरह कराने जाता हूँ, दूध लेने जाता हूँ 2-2 रुपये। अब मम्मी चाहती तो मम्मी भी अपना रेट कार्ड दिखा सकती थी, लेकिन उसने 0-0 का बिल दिया कि मैं इनमें से कुछ भी पैसा नहीं लेती हूँ तेरे से, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तो अगर यही प्यार से अगर बच्चों को समझा सकते हैं दोस्तों ना, तो वो समझते हैं। तो दोस्तों राहुल का जो सोचने का तरीका था, वो किस तरीके से मम्मी ने उसके चेंज किया, आपने देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से डांटना नहीं है, उसको प्यार से ही समझा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा बदलाव आ जाएगा आपके जीवन में भी। तो दोस्तों इस बुक को अगर हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी फ़िलहाल में। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने इसके कुछ पॉइंट नोट आउट करके रखे हैं, तो वो मेन पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मैंने भी अभी रियलाइज़ किया कि हमारा वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट का भी हो चुका है, जिसमें अभी हमने 4 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाए हैं, वो भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम क्या करें, थोड़ा हल्का सा ही लेकर पूरा नहीं दिखाएंगे, जो मेन टॉपिक है उसी को कवर करते हैं। और देख सकते हैं हमने लोकेशन भी अभी चेंज किया है आपके लिए, बहुत अच्छा सा प्यारा सा व्यू है यहाँ का। तो चलिए अभी देखते हैं आगे का क्या है इसमें। तो यहाँ पे हमने जो मार्क करके रखा था, तो ये है, इसमें मेन पॉइंट एक और रखा है। स्वर्गीय A.S. नील नामक एक ब्रिटिश शिक्षा शास्त्री ने समस्या पीड़ित बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल बनाया था। अपने 40 साल के अनुभव के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि बच्चे तो समस्याग्रस्त है ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता समस्याग्रस्त हैं। तो दोस्तों ये बड़ी रिसर्च होती हैं, तो माता पिता को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और सीखना चाहिए बहुत कुछ, क्योंकि बच्चा जो भी व्यवहार करता है उसके पीछे कोई गुप्त कारण जिम्मेदार होता है। बच्चे के व्यवहार के लिए जिम्मेदार इस कारण को जानने का अधिकांश माता पिता कभी प्रयास नहीं करते, और जिससे बच्चे के लिए समस्याएं पैदा होती रहती हैं हमेशा ही। इस चीज़ को दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है। और
अब बात कर लेते हैं जिन्होंने इस बुक्स को पढ़ा है ना, उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको, उनकी कैसी स्ट्रगल लाइफ रही है, कैसे उन्होंने मैनेज किया सब चीज़ें। तो उन्होंने अपने बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए बच्चे ने पापा की दुकान पर जाकर बहुत मेहनत की, मतलब ये बुक्स जिन जोबन पुत्र हैं जो, और उनके पिताजी की कोई दुकान होगी, तो वो बता रहे हैं कि दुकान में जाके मेहनत की, फुर्सत के वक्त में पढ़ाई और होमवर्क करता था, बाकी वक्त में मैकेनिक और स्कूटर रिपेयरिंग का काम करता था। उसने मन में ठान लिया था कि मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं। बहुत मेहनत करते हुए वो पैसे कमा कर जीवन में आगे बढ़ा। 21 साल की उम्र में दूसरे विद्यार्थी नौकरी ढूंढते रहते हैं, लेकिन यह लड़का अपनी मेहनत के पैसों से सफल लेखक है। इतनी छोटी उम्र में उसने 4 पुस्तकें लिखी हैं। उसकी चौथी पुस्तक सक्सेसफुल पेरेंटिंग इस वक्त आपके हाथ में है, जो मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ना, तो उसने 21 साल की उम्र में ये लिखी थी। अगर उस वक्त मेरे पापा ने मुझे भी मारा या डांटा होता तो शायद मैं इतनी असफलता और सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया होता। शायद कहीं चोरी करता होता या कहीं पर जेल के किसी कोने में पड़ा होता। मेरी सारी सफलता और सिद्धि मेरे माता पिता के कारण ही संभव हो पाई। बच्चा तभी सफल हो पाता जब उसके माता पिता उसको पूरा सपोर्ट करते हैं सफल होने में। लेकिन उसके बचपन से ही आप उसको ठोक पीट के इतना अलग लेवल का बना देते हो कि उसका मन ही नहीं होता है फिर वो कुछ कर पाने का, ना वो कर पाता है कभी भी। तो मेरे हिसाब से बच्चे के मानस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बच्चा भूल करे फिर भी उसके माता पिता उसे प्यार और रुस्वा दें तो वो अपने भूल से नफरत करता है। अगर उसकी इसी भूल के कारण उसे डांटेंगे, मारेंगे या किसी भी तरह की सज़ा करेंगे तो वो अपने माता पिता से नफरत करेगा। वो अपनी भूल को बार बार दोहराता रहेगा। तो ये चीज़ को आपको नोटिस करना है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। तो चैप्टर 5 है जिसका नाम रखा है लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। बच्चे की भावनाओं, मान्यता और व्यवहार के साथ जुड़िए। तो इसका मेन टॉपिक है ये। और परीक्षित जोवन पुत्र ने अपने बारे में अपने तरफ से कुछ लिखा है। हम बच्चे को समझने का प्रयास नहीं करते, इसलिए बच्चा हमें नहीं समझ पाता। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जब हम बच्चे को समझेंगे तो बच्चा भी हमें तभी समझेगा ना दोस्तों, है कि नहीं। तो अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। इसमें क्या है, एक पुरानी कहावत है कि पुत्र के लक्षण पालने में ही पता चल जाते हैं, है ना दोस्तों। आपने भी सुनी होगी ये कहावत। लेकिन मैं इस कहावत में थोड़ा सुधार करते हुए आज के माता पिता को कहता हूँ कि आपके पुत्र या पुत्री के लक्षण आपके व्यवहार में हैं। बच्चा हमारा कहा नहीं करता, क्योंकि हम उसे जो कहते हैं और हम खुद जो व्यवहार करते हैं उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इमर्सन ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने लिखा है कि आप जो हो वो इतनी ज़ोर से पुकारता है कि आप जो कह रहे हैं वह सुनाई नहीं देता। और ये बहुत बड़ी गहरी बात है दोस्तों, हम मन लगा के कभी सोचना है इसको। खलील जिब्रान कहते हैं, ये भी एक लेखक हैं, हम बच्चों के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। बहुत से लोग माता पिता, पता है दोस्तों क्या होता है, बच्चे को ना हमेशा इस तरीके से डांट फटकार के रखते हैं जैसे कि वही उसके मालिक हों, करता धरता सब वही हों। आप हो, लेकिन आप ट्रस्टी हो, मालिक नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान ने आपको भेजा है उसको कुछ बनाने के लिए, उसको सेवा करने के लिए, ना कि तुम उसका मालिक बन के बैठ जाओ, तुम जो चाहो वही वो करे। ऐसा नहीं होना है। बच्चे का अस्तित्व तो हमसे स्वतंत्र है। उनके अपने विचार और कल्पना है, उनकी महत्वाकांक्षा भी है। यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाएं, अपेक्षाएं और सपनों का भार अपने बच्चों पर डालने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। और सच है दोस्तों, ये आज के ज़माने में यही हो रहा है। मालूम है क्या, बच्चे को क्या बनना है, इससे ज़्यादा हमें उसे क्या बनाना है, इस बात में हमें अधिक जोर देते हैं। हमारी ऐसी गलत अपेक्षा है बच्चे के कैरियर और भविष्य में बाधा डालती है। माता पिता के रूप में अपना बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये इच्छा या अपेक्षा हमारी है, हमारे बच्चे की नहीं। मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे माता पिता भी मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी रुचि ट्रेनिंग और लेखन कार्य में देखकर उन्होंने मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये दोस्तों उन्होंने लिखी है जोबन पुत्र ने कि उनके भी माता पिता बनाना चाहते थे इंजीनियर, लेकिन उन्होंने अपने लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़े क्योंकि उनकी इसमें रुचि थी। तो यही है कि दोस्तों, आपके बच्चे के जिस क्षेत्र में रुचि है ना, उसी में उसको सपोर्ट करो। आप उसके ऊपर कुछ थोपो मत कि मतलब मेरा सपना है कि डॉक्टर बनाना है तो उसको डॉक्टर ही बनाना है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। उसको पहले देखो कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, तो उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ने दें। और यही आपके लिए भी बेस्ट रहेगा और उसके लिए भी बेस्ट रहेगा। गांधी जी के जीवन का एक प्रसंग है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास आई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना।
बच्चे को गुड़ खाने की आदत थी। माँ ने अपने बच्चे की फरियाद करते हुए गांधी जी से कहा कि आप इसे समझाइए कि वो गुड़ ना खाए। गांधी जी ने उसे 1 हफ्ते के बाद आने के लिए कहा। 1 हफ्ते बाद वो माँ अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास आई। गांधी जी ने बच्चे से कहा, बेटा इतना ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो बच्चे की माँ ने गांधी जी से कहा, इतना ही कहने के लिए हमें 1 हफ्ते का इंतजार करवाया आपने? गांधी जी ने कहा, क्योंकि उस वक्त तक मुझे भी गुड़ खाने की आदत थी। उससे सलाह देने से पहले मुझे गुड़ की आदत छोड़नी जरूरी थी। देखो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ना। तो गांधी, जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं करते ना, तब तक आप बच्चे में भी बदलाव लाने की उम्मीद मत रखिए। गांधी जी ने भी वही किया कि उन्हें पता था मैं खुद गुड़ खाता हूँ तो मैं दूसरों को कैसे मना कर सकता हूँ। तो यही दोस्तों आप में भी लागू होती है ना। यदि आप खुद टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और आप बच्चे को मना करते हैं कि मत चलाओ, तो क्या वो मानेगा? वो देख तो रहा है कि आप चला रहे हो, लेकिन आप उसे मना कर रहे हो। तो सबसे पहले आप अपने आप में वो चीज़ करो, तब उसको छोड़ो। तो गांधी जी वही कह रहे कि मुझे गुड़ खाने की आदत छोड़नी थी, इसलिए मैंने 1 हफ्ते बाद आने के लिए बोला था। हम अपने बच्चों से वैसा व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और हमें अपना व्यवहार भी वैसा ही करना चाहिए। अब से बच्चों के पढ़ने के कार्य में हम सभी माता पिता को भी पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप भी थोड़ा किताब, भले ही आप पढ़ना ना जानते हो, उनके सामने किताब लेके बैठेंगे तो वो देखेंगे कि मम्मी पापा इस चीज़ से खेल रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी खेलूँ। अभी उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 हो गया क्लोज। अब बढ़ते हैं हम, तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 6 की तरफ। तो क्या है चैप्टर 6 में? लॉ ऑफ एनकरेजमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। इन्होंने लिखा है, जीवन में सफलता पाने के लिए बच्चे को हमेशा प्रेरित करते रहिए। परीक्षित जीवन पुत्र जी का क्या लेखन है देखते हैं। बच्चे की असफलता हकीकत में उन माता पिता की असफलता है जो सही समय पर बच्चे को प्यार, प्रेरणा और प्रोत्साहन ना दे सके। अब इसमें हमने थोड़ा हाईलाइट करके रखा है कुछ। तो बच्चे को डरा धमका कर ही काम करवा सकते हैं, इस मान्यता और सोच को आज से ही अलविदा कहने की ज़रूरत है। रेस में सबसे आगे दौड़ने वाले घोड़े को भी अगर आखिर तक थपथपा कर प्रोत्साहित ना किया जाए तो उसकी गति भी धीमी हो जाती है। तो यही बात हमारे बच्चों पर भी क्यों लागू नहीं हो सकती? मिशिगन यूनिवर्सिटी के अकेंटिक्स नाम मनोवैज्ञानिक ने इस दिशा में एक उपयोगी संशोधन किया है। इस संशोधन में उन्होंने कुछ दूर खड़े रहकर एक कुत्ते को घंटी बजाकर रोटी दिखाई। कुत्ता पास आया और रोटी खाई। ये प्रक्रिया 1, 2, 3 और कई बार दोहराई गई। बाद में तो सिर्फ घंटी ही बजाई जाती थी और रोटी ना होती तो फिर भी कुत्ता वहाँ पर आ जाता था। कुछ वक्त बाद उसी कुत्ते को रोटी दिखाई गई और रोटी लेने के लिए जाने वाले उसके रास्ते में इलेक्ट्रिक तार लगाकर उसे करंट दिया गया। बाद में फिर से रोटी दिखाकर करंट दिया गया। इस तरह से करंट का कृत्रिम दुख रोटी के साथ जुड़ गया। इसके बाद कुत्ते को सिर्फ रोटी ही दिखाई जाती थी, फिर भी कुत्ता नहीं आता था वहाँ पे। रोटी को देख के दूर भाग जाता था। जब घंटी बजाई जाती थी तो रोटी के लिए वही दौड़कर आ जाता था। बच्चे को पढ़ने बिठाने के लिए हम उसे डांटते हैं, धमकाते हैं, तब वो थोड़ी देर बाद पढ़ने का नाम सुनते ही दूर भाग जाता है। अब हमें बच्चे को पढ़ाई के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसकी तकनीकी सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए उसे पढ़ाई के साथ साथ जो बात अच्छी लगती है, उसे खुश करती है, उसके साथ जोड़ दीजिए, बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी रिसर्च उन्होंने किया है। इसको तो बहुत बड़ा लंबा है तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में ही पढ़ के आपको बता देता हूँ। अब बात कर लेते हैं थॉमस एडिसन के बारे में। आपने तो नाम सुना ही होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं हमारे। उनका कहना है, मेरी माँ को जब मैंने बहुत पहले ही खो दिया था लेकिन फिर भी उसका असर मुझ पर जीवन भर रहा। मेरे बचपन में उसने मुझे जो तालीम दी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर मेरी माँ ने मेरे काम करने की सराहना ना की होती या जीवन के सबसे मुश्किल वक्त में मुझ पर भरोसा ना दिखाया होता तो मैं कभी भी वैज्ञानिक नहीं बन पाया होता। मैं हमेशा लापरवाह और भूल जाने वाला लड़का था। लोग उनको पागल पागल बोलते थे। तो ये इनकी स्टोरी थी। अब चलिए एक्शन प्लान की बात करते हैं थोड़ा। बच्चे को मुक्त रूप से बोलने की आज़ादी दीजिए। अगर आप उसके बचपन में बच्चे को सुनेंगे तो ही आपके बुढ़ापे में वो आपको सुनेगा। ये भी बात सही है दोस्तों। जब बचपन में आप बच्चे की बात को सुनेंगे तो ही आपकी बात को बुढ़ापे में भी सुनेगा ना। जिस तरीके से आप उसको बचपन में डरा धमका के रखेंगे, बाद में वो भी बड़ा होकर आपको जब बुढ़ापे में डरा धमका के रखेगा। समझ रहे हैं ना? तो बच्चों की गलती करने की छूट दो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इफ़ यू शट द डोर टू ऑल द एरर्स, ट्रुथ विल बी शट। मतलब यदि तुम दरवाज़ा ही बंद कर दोगे तो जो गलतियां हैं वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगी और वो हमेशा
जीवन में दबी रह जाएंगी। तो बच्चे को हमेशा गलत करने की छूट देना चाहिए। यहाँ पर यह मुझसे सहमत नहीं होंगे, आप सोचते होंगे कि बच्चे को गलती करने की छूट कैसे दे सकते हैं, लेकिन मेरे साथ असहमति जताने से पहले याद कीजिए कि आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख अपनी किस गलती से मिली थी या कहीं और से। हमारे इस सोफिस्टिकेटेड समाज में गलती को हम नकारात्मक मानते हैं। गलती करना मानो कोई अपराध करने जैसा माना जाता है। इसलिए जब बच्चा कोई गलती करता तब अपराध बोध महसूस करके उसे छिपाने की कोशिश करता है। अपनी गलती के कारण बच्चों को ढूंढने के बदले वो इसका दोषारोपण किसी अन्य व्यक्ति या परिस्थिति पर करने लगता है। अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करने के बदले वो खुद दोषी नहीं है, यह साबित करने के लिए विभिन्न बहाने ढूंढने का प्रयास करता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी ऐसी कमज़ोर और दूषित मानसिकता वाला हो? नहीं ना। तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए कि अगर बच्चे के मन में यह डर निकल जाए, मेरी गलती पर मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं डांटेंगे या नहीं मारेंगे या नहीं नाराज़ होंगे, तो वो कोई भी कार्य करने से पहले उसका प्रयास करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही हम अगर इसकी गलती को शांत दिमाग से स्वीकार करके उसे सुधारने में उसका सहयोग करेंगे तो अपनी गलती छिपाने की कोशिश नहीं करेगा। गलती कुछ नया सीखने और समझने का सही तरीका है। अगर बच्चे को ऐसी सोच नहीं दी जाए या उसे ऐसा नहीं समझाया होगा तो वो कुछ भी नया सीखने से या नया कार्य करने से हमेशा डरेगा। कोई कार्य करने में गलती होना स्वाभाविक बात है। अगर बच्चे को उसकी गलती पर हमेशा डांटते रहेंगे तो उसकी सोच नकारात्मकता हो जाएगी और वो अपने जीवन में कभी अपने ओपन माइंडेड नहीं बन पाएगा। नई सोच और नए विचारों का स्वीकार करने के लिए बच्चा तैयार नहीं होगा। तो सभी से गलतियां होती हैं, हमारा बच्चा भी गलती करेगा, लेकिन उस गलती को रचनात्मक और सृजनात्मक रूप से उसे सुधारने का प्रयास करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। तो ये भी थी दोस्तों, बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। याद रखिए, जो बच्चा अपने घर में गलती करके नहीं सीखता वो बाहर की दुनिया में गलतियां करके नाकामयाब होता है। रोल मॉडल बनिए, रोलर मॉडल नहीं। अपने बच्चों से पूछिए कि उसके रोल मॉडल कौन है। अगर हम नहीं हैं तो बच्चे की अपेक्षाओं के अनुकूल हमें सुधरने की ज़रूरत है। बच्चे अपने माता पिता से ही दोस्तों सब सीखते हैं। वो जैसा करते हैं, व्यवहार करते हैं, लड़ाई झगड़ा जो भी है, तो बच्चे के व्यवहार में भी वही सेम चीज़ आने लगती है। अब हमने एक और चीज़ हाईलाइट करके रखी है, आपको पढ़ के बताता हूँ मैं। किसी गरीब परिवार में जन्मी एक बच्ची को केवल 9 साल की उम्र में ही निमोनिया हो गया और तेज बुखार भी हो गया था, जिसके चलते उसे लकवा मार गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये लड़की अब जीवन भर कभी किसी बिना सहारे के नहीं चल सकती। ऐसी परिस्थिति में उसकी मां ने उसे हौसला दिया और प्रोत्साहित किया कि बेटी, तू अपने आत्मबल और श्रद्धा से जो वो कर सकती है। तू अगर चल नहीं सकती तो क्या हुआ, तू अपने आत्मविश्वास और मेहनत से जो करना चाहती है वो कर। नतीजा ये हुआ कि उस लड़की ने कड़ी मेहनत से फिर से खुद चलना शुरू किया। इसके बाद वो दौड़ने लगी। उसने दौड़ की हरीफाई में भी हिस्सा लिया और एक दिन एक साथ 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। इस लड़की का नाम इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और उस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ। तो ये थी दोस्तों हमारी चैप्टर 6 फिलहाल कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर पूरा नॉलेज देना था तो वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही होगा। और अगला पार्ट इसका है ना, हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, इंतज़ार कीजिएगा उसका भी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय।